हम लोग जो टॉपिक चल रहा था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, मैंने आपको ये तो बता दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं। ब्रेन का जिक्र हम कर चुके हैं। ब्रेन के अंदर, ब्रेन जहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है, हमारे स्कल का वो पार्ट जहाँ पे ब्रेन प्रोटेक्टेड है, उस पार्ट का नाम क्या होता है? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ब्रेन के कितने पार्ट्स बताए थे? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बताए थे? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनेसिफलॉन। मिड ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरिब्रल पेडंकल स्क्रूरा सेरिब्री। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक बार पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इनका फंक्शन हम आपको बता चुके थे, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स के फंक्शन क्या थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्पाइनल कॉर्ड। आपकी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होती है? दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, इसमें से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। इसमें से 31 पेयर्स ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो 12 होती हैं, 12 होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, देयर आर 31 पेयर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इन नर्व्स का काम है, इसमें इन नर्व्स का काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? किसी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस देने पर, किसी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस देने पर आपकी बॉडी का कोई पार्ट जब क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इस क्विक रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी बॉडी में कोई नीडल टच होती है, नीडल टच होती है, कोई इलेक्ट्रिकल वायर आप पकड़ते हैं, टच करके फौरन हाथ हटाते हैं। आपको कोई चीज पॉइंटेड चीज आपसे टच होती है, तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई गरम यूटेंसिल आप पकड़ते हो, फौरन रिस्पॉन्ड करते हो। कोई भी चीज गरम आप पकड़ते हैं, फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपकी बॉडी में जो क्विक रिस्पॉन्स आता है, इसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके लिए ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे ना, तो कुछ इस तरह की स्पाइनल कॉर्ड ये जो आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये क्या है? टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जब काटेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये आपका बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है कि यहाँ मैंने नी दिखा है, आप अपनी आर्म दिखा सकते हो, हैंड दिखा सकते हो, कोई भी।
जब आपने स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस देने पे यहाँ से न्यूरॉन, याद करिए मैंने आपको बताया था तीन टाइप के न्यूरॉन बताए थे, सेंसरी, मोटर और रिले। तो ये न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर जा रहा है, ये वाला न्यूरॉन कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ जाके देखो साइनाप्स बन रहा है, यह मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, और इसको लेकर आने वाला यहाँ तक मैसेज जो लेकर आ रहा है इसको बोलेंगे क्या? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया, इंटरप्रेट हुआ यहाँ जाके, और ये मोटर न्यूरॉन से मैसेज जैसे आया तो फौरन आपकी बॉडी में रिस्पांस होगा। अगर नी है तो नी मूव करेगा, अगर हाथ है तो यहाँ पे रिस्पांस आएगा। तो ये क्विक रिस्पांस जो आपकी बॉडी में आ रहा है, इसके लिए टोटली रिस्पांसिबल है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्ड करना किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में, किसी स्टिमुलस फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस मिलने पर आपकी बॉडी जब क्विकली रिस्पॉन्ड करती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर जो नर्व इंपल्स का रास्ता फॉलो होगा, नर्व इंपल्स, उसका नाम होगा क्या? क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। आपने स्पाइनल कॉर्ड को काटा, स्पाइनल कॉर्ड को काटने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो यहां पर ये बात समझ आई कि आपकी बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन का कोई दखल नहीं है, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर ये काम भी आपका ब्रेन कराता तो क्या दिक्कत थी? ज्यादा टाइम लगता, रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए ये काम स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हो जाता है। कितने टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन हमने डिस्कस किए थे क्लास में? कौन कौन से? कंडीशनल और अनकंडीशनल, दोनों में फर्क क्या है? कंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जो आपने और मैंने लाइफ में सीखे हैं। हम बचपन से हमने, या हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद लाइफ में हम सीखते हैं, वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। जबकि वो रिफ्लेक्स जो आपके अंदर और मेरे अंदर या किसी इंसान में जन्म से प्रेजेंट होते हैं, वो सीखता नहीं है कोई इंसान, वो ऐसा रिफ्लेक्स कहलाता है कौन सा? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो इस तरह से दो टाइप के रिफ्लेक्सेस हो गए। बात समझ आई? क्लियर है सबको? ओके। तो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उसके लिए आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड रिस्पांसिबल है। ये डायग्राम यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन एग्जाम, and this is the reflex diagram of reflex arc. समझ आ गई? Shall I rub it now? Yes, sir. Okay. जी जल्दी से नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। आपको पता है बच्चों, कभी कभार हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट का कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसको नील डाउन कराकर यहाँ से कुछ फ्लूइड निकालते हैं। जानते हैं वो फ्लूइड क्या होता है? सर वो एमआरआई होता है। क्या होता है वो फ्लूइड? सर हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए सर एक कोई इधर देखें, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर सीरीज डालते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उसका नाम है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो आपके ब्रेन में है वही स्पाइनल कॉर्ड में भी है। तो यहाँ से वो फ्लूइड निकालकर लैब में टेस्ट किया जाता है कि उसमें किसी टाइप का इंफेक्शन तो नहीं है। ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर कोई इंफेक्शन अगर पहुंच जाए तो उसको इस फ्लूइड के बेसिस पर पता किया जा सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजियोकॉक्सीनिया, मेनिंजाइटिस, एक इसके अलावा ब्रेन की टीबी भी होती है। बहुत सारे ऐसे इंफेक्शंस होते हैं जिसको पता करने के लिए इस फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे स्टार्ट करें। The path followed by the nerve impulse during reflex action is known as reflex arc. The path followed
by the nerve impulse during reflex action is known as reflex arc. सर जी। यहाँ से न्यूरॉन से वहाँ पे जाते हैं ब्रेन में ताकि वो लेटर मेमोरी के लिए वो स्टार्टिंग में होता था, वो प्रोसेसिंग जो है वो और भी न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे हमने सारे टाइप के न्यूरॉन्स दिखाए नहीं आपके। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रेन के अंदर आपके या नर्वस टिश्यू के अंदर सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं होते, देयर आर ऑल और फर्दर मेनी टाइप ऑफ सेल्स। ग्लायल सेल्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, कई सारे और भी सेल्स होते हैं आपकी नर्वस टिश्यू के अंदर जो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या अच्छा बच्चों, एक बात बताएं आप, एक वर्ड आप बच्चों ने सुना होगा, रिसेप्टर्स। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स, एक ऐसे सेल्स, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो किसी खास टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड हों और वो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, उनको कहते हैं रिसेप्टर। जैसे इधर देखो, आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, मतलब लाइट पड़ने पर इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पर जो आई के अंदर रिसेप्टर्स है रेटिना में, दे आर द फोटो रिसेप्टर्स व्हिच ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ब्रेन तक मैसेज भिजवाने वाले रिसेप्टर्स। तो लाइट पड़ने पर जो रिसेप्टर्स सेंसिटिव होते हैं आई के अंदर, वो फोटो रिसेप्टर होते हैं। इधर देखिए, आपके नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। केमिस्ट्री में सुना होगा ना, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स यहां पर होते हैं। नंबर 3, आपकी टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गस्टेटो रिसेप्टर्स। गस्टेशन का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द टंग। टंग के ऊपर जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह से एक होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, मतलब टेम्परेचर के लिए, जब आपको कोई चीज गर्म फील होती है वो थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से। कान में, आपके ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स रिलेटेड टू साउंड। रिलेटेड टू साउंड। ये बताइए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बार उनको, कई बार बहुत जो ज़ईफ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको आवाज सुनाई नहीं देती, बहुत ज्यादा उनको सामने चिल्ला के बोलना पड़ता है, तब उनको आवाज थोड़ी सी आती है। ऐसा क्यों? बुजुर्गों के अंदर अक्सर ये दिक्कत क्यों होने लगती है? उनके रिसेप्टर में दिक्कत नहीं आती, उनके, इधर देखो, उनके कान में से एक नर्व जाती है, ऑडिटरी नर्व। नर्व, मैंने बताया था, नर्व इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ एक्सन्स। बंडल ऑफ एक्सन्स। ओल्ड एज में जाके जो नर्व्स होती हैं, सेल्स जो होते हैं, उसके कंपोनेंट काफी हद तक डेड हो जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन इफेक्टिवली नहीं होता। जैसे आप देखते हैं ना, वायर्स होते हैं, आपके घर की वायरिंग बहुत पुरानी है, वायर जब बहुत ज्यादा, केबल बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, तो उसका जो करंट होता है वो उसका ट्रांसमिशन में दिक्कत आने लगती है, उसके ट्रांसमिशन लाइन के अंदर दिक्कत आने लगती है। तो कई बार आपने सुना होगा, यू हैव टू चेंज द लाइन। तो पुरानी वायर होने की वजह से, पुराना केबल होने की वजह से ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। ऐसे ही ओल्ड एज में जाके न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो काफी हद तक ट्रांसमिशन ठीक से नहीं कर पाती हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसकी वजह से उनको आवाज आनी बंद हो जाती है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो ये था रिगार्डिंग द रिसेप्टर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यहां तक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। हमने हार्मोन्स का जिक्र कर लिया, हमने नर्वस सिस्टम का जिक्र कर लिया, हमने आपको बता दिया ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, हमने आपसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिया और टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स के बारे में हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।
इसको रब कर दो बेटा। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है इसके बारे में। कौन सा? फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, प्लांट्स के अंदर ना तो ब्रेन होता है ना ही स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो प्लांट के अंदर जो ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स का, वो बेटा वो केमिकल मैसेंजर्स की वजह से होता है। उन केमिकल मैसेंजर्स का नाम क्या है? जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल मैसेंजर्स को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। फाइटो हार्मोन्स ये प्लांट के केमिकल मैसेंजर होते हैं। प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमूमन ये केमिकल्स कराते हैं, इनको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। हमारी बॉडी के तो कई सारे हार्मोन्स हमने बताए थे आपको, ग्लैंड्स बताए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए थे, तो कई सारे ग्लैंड्स बताए थे। लेकिन प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स हैं आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं, प्लांट्स के अंदर जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सा? ऑक्सिन्स, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनेंस, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड, एंड लास्ट इज इथाइलीन. These are the 5 categories of phytohormones. ये प्लांट की 5 हार्मोन्स के टाइप्स हैं जो अमूमन अक्सर प्लांट्स में नजर आते हैं, वो ये हैं। आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी हार्मोन देखकर उसका फंक्शन पूछा जा सकता है, या आपको फंक्शन देखकर उसका नाम पूछ दिया जाए। You may be asked to mention the name of the hormone. अगर आपको उसका फंक्शन बताया जाए तो आपसे पूछेंगे उसका नेम, उस हार्मोन का नाम बताओ जो ये काम करता हो। आपको नाम पहचानना होगा, या नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे राइट द फंक्शन। या हो सकता है आपको ये मल्टीपल एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन में आ जाए। एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शंस होंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये वाला काम कौन से में से 4 में से कौन सा हार्मोन कराता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। समझ आ गई बात? अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन है प्लांट में। इनके फंक्शन सुनिए। ऑक्सिन्स कई टाइप के ऑक्सिन हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। इधर देखें सना, सपोज आपके पास कोई प्लांट लिया आपने उस प्लांट की एक कटिंग ली, स्टेम कटिंग। आपने कोई प्लांट किया, उसकी आपने स्टेम कटिंग ले ली और यू हैव प्लेस्ड इन द सॉइल, आपने उसको मिट्टी में लगा दिया। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कटिंग को लगाकर ये कटिंग थोड़े दिन के बाद एक नए प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो जाए? क्या इस कटिंग से नया प्लांट बनना मुमकिन है? बताएं। अगर आपने प्लांट की कटिंग काटकर सॉइल में लगा दी, क्या आप ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कटिंग से आपको नया प्लांट मिल जाएगा? 90% केसेस में नहीं मिलेगा। 90% चांसेस हैं प्लांट्स 90% केसेस में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ प्लांट में हो जाएगा। रोज में हो जाता है, रोज के अंदर हो जाता है, मनी प्लांट में हो जाता है, कुछ प्लांट में हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने के लिए रूट्स नहीं है। तो आप या तो इसमें क्या करें, इधर देखें, सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि इसको मिट्टी में लगाने से पहले इसको फ्लास्क में डालिए, इसमें पानी भरिए और पानी भरकर इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दीजिए। ऑक्सीजन डाल दीजिए। जब आप ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन डालने से इसमें थोड़े दिन के बाद क्या आ जाएगा, रूट्स निकल आएंगी, और रूट्स जब निकल आए तो आप इसको उठाकर आप फील्ड में लगा दीजिए। तो
इसका मतलब हुआ ऑक्सिन का एक पहला फंक्शन है, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान रूट्स को इनिशिएट करता है। किसी प्लांट के स्टेम से रूट्स को इनिशिएट करने का काम किसका है? ऑक्सिन। इधर देखें, ऑक्सिन। अब सवाल ये है, मैंने कहा ऑक्सिन डाल दीजिए, ऑक्सिन आएगा कहां से? अगर आप बाहर से बाजार से परचेज करने जाएंगे, ऑक्सिन किस नाम से लेके जाएंगे? हाँ, प्लांट को ऑक्सिन को ना आम जबान में ये भी कहते हैं, रूटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन आप वहां पर रूटिंग हार्मोन भी नहीं बोल सकते। केमिकल शॉप से आपको लेना पड़ेगा, तो वहां पे आपको नाम बताना पड़ेगा ना इसका अमूमन ये जो है, इसका नाम ये बोलना क्या? इंडोल 3 एसिडिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में IAA भी बोलते हैं, IAA। रूटिंग हार्मोन जो है, रूटिंग हार्मोन या इंडोल 3 एसिडिक एसिड, तो ऑक्सिन के डालने से, ऑक्सिन के एक्सपोजर से इस प्लांट के अंदर स्टेम में से रूट्स निकल आती हैं। रूट्स को इनिशिएट करने का काम किसका है? ऑक्सिन का। समझ आ रही बात? इधर देखें, कभी कभार एक और काम कर सकते हैं आप, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन अवेलेबल ना हो, लिसन टू मी प्लीज, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो, आपने प्लांट की कटिंग ली, आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं, आपने क्या करना है? एलोवेरा खाते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, एलोवेरा का एक टुकड़ा काट के उसके अंदर इस कटिंग को लगा दीजिए, मतलब उसमें इंसर्ट कर दीजिए, और इंसर्ट करके इसको मिट्टी में प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद क्या रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एलोवेरा का जो जेल होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है, क्या? ऑक्सिन होता है, तो इस ऑक्सिन की वजह से रूट्स इनिशिएट हो जाएंगे। तो यहां पर ऑक्सिन का पहला फंक्शन मैंने बताया, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर रूट्स को इनिशिएट करने में मदद करता है। इसका पहला काम रूट्स को इनिशिएट करना है, प्लांट के अंदर रूट्स को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा ये हार्मोन, का नाम है ऑक्सिन। नंबर 2, इधर देखिए, आप सपोज यू आर फार्मर, यू आर अ गार्डनर, आपके घर में या आपके घर में गार्डन में आपने कुछ सब्जी लगाई हुई है, कुछ फल लगाए हुए हैं। मान लीजिए आपने मैंगो लगाया हुआ है, वो मैंगो अभी इतना सा था, अभी मैंगो इतना था, धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ना था, बढ़ने के बाद ये टूट जाता है या तोड़ दिया जाता, तो समझ आता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां प्लांट के अंदर मैच्योर होने से पहले गिरने शुरू हो जाता है। बहुत सारे फल और सब्जियां पेड़ के ऊपर से, प्लांट के ऊपर से गिरने शुरू हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बच्चों? प्री मेच्योर हार्वेस्ट ड्रॉप। जैसे मैंने कहा था, हम ह्यूमंस में भी, ह्यूमन फीमेल में भी मैंने बताया था, हार्मोन जब डिस्टर्ब होता है, हार्मोन का कंसंट्रेशन बिगड़ता है, तो उसकी वजह से फीमेल के अंदर हेयर फॉल होता है। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से अमूमन फीमेल के अंदर, लेडीज में बालों का लॉस, बालों का गिरना बड़ा कॉमन होता है, हार्मोन चेंज होने की वजह से, हार्मोन फ्लक्चुएशन होने की वजह से। इसी तरह से पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, आपके घर में कोई ट्री है, उसके अंदर फ्रूट्स और जो फल है, जो फूल है, वो मैच्योर होने से पहले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्री मैच्योर हार्वेस्ट ड्रॉप। ये इसकी कमी से होते हैं। इसकी कमी से, इस केस में अगर आप प्लांट को या ट्री को इसका इंजेक्शन लगा दें, किसका? इंडोल एसिडिक एसिड का अगर इंजेक्शन लगा दें, तो आप देखोगे उसका फ्रूट्स का गिरना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका दूसरा फंक्शन हुआ, इट प्रिवेंट्स, क्या? ये हार्मोन प्रिवेंट करता है किस चीज को? प्री मैच्योर हार्वेस्ट ड्रॉप को, यानी वक्त से पहले फ्रूट्स के गिरने को रोकता है ये वाला हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सिन। बात समझ आ रही है? ऑक्सिन हार्मोन का पहला काम रूट्स को इनिशिएट करना बताया, दूसरा फंक्शन प्री मैच्योर हार्वेस्ट ड्रॉप को रोकना है, तीसरा फंक्शन होता है। बच्चों, आपको मालूम है सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं?
इट हेल्प द प्लांट टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट। ये हार्मोन प्लांट को हेल्प करता है मूव करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए टुवर्ड्स लाइट की डायरेक्शन में। इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? इधर देखो, क्या कहते हैं इसको? फोटोट्रॉपिज्म। इट हेल्प द प्लांट। इधर देखिए, आपने कोई प्लांट लिया और आपने यहां से लाइट दी, तो जब लाइट आप देंगे तो ये प्लांट इस तरह से बेंड हो जाता है, इस तरफ झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा लाइट की डायरेक्शन में। तो अगर कोई प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट लाइट की डायरेक्शन में बेंड होता है, झुकता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। इस फिनोमेना को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ये फोटोट्रॉपिज्म जो बेंड होता है किसकी वजह से? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाता है, वहां सेल डिवीजन कराता है, जिसकी वजह से वो झुक जाता है। इसलिए वो प्लांट को हेल्प करता है टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट। तो इसलिए एक फंक्शन ये हो गया, ये प्लांट को मूव करने में हेल्प करता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पहला फंक्शन क्या बताया? रूट्स को इनिशिएट करता है। दूसरा फंक्शन प्रीमेच्योर हार्वेस्ट ड्रॉप को रोकता है। तीसरा, इट हेल्प द प्लांट टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट। अब सुनो दूसरा, इधर देखो, एक टर्म लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है इसके बारे में सबको पता होगा। पार्थिनो। पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट मैरिज, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और कार्प का मतलब होता है फ्रूट। अंडे के फर्टिलाइजेशन के बगैर, एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर आपको फ्रूट मिलता हो तो इस फिनोमेना का नाम क्या है? पार्थिनोकार्पी। सुनिए जरा ध्यान से। नॉर्मली प्लांट के अंदर जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, तो प्लांट्स के अंदर, फूलों के अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। एंथर से स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसके बाद फ्रूट बनता है। फ्रूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आउटकम है। लेकिन अगर किसी प्लांट में बगैर फर्टिलाइजेशन के, एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर फ्रूट मिले, तब इसका नाम क्या होगा? पार्थिनोकार्पी फिनोमेना का नाम होगा। और ऐसा फ्रूट जो बगैर अंडे के फर्टिलाइजेशन के बने, तो उसको क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्प। और इसको आम जबान में किस नाम से हम जानते हैं? क्या? जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं जिसमें सीड्स नहीं है, बगैर सीड्स वाले फ्रूट्स जितने भी आप खाते हो, वो सारे के सारे सीडलेस फ्रूट पार्थिनोकार्प हैं। फॉर एग्जांपल, बनाना आप खाते हो, बनाना में आपको कभी सीड नहीं मिलेगा, तो बनाना इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नंबर 1। नंबर 2, ग्रेप्स। इधर देखो, ग्रेप्स। ग्रेप्स आप खाते हैं, मोस्टली ग्रेप्स, ब्लैक वाले ग्रेप्स की मैं बात नहीं कर रहा, यूजुअली ज्यादातर ग्रेप्स जो आप देखे हैं, खाते हो, वो कौन से? पार्थिनोकार्पी से तैयार किए जाते हैं। नंबर 3, कई बार आपने देखा होगा एक थाई वैरायटी होती है पपाया की। पपाया की कुछ वैरायटीज आती हैं, उसको पपाया को काटोगे, एक भी सीड उसमें से नहीं निकलता, बिना सीड वाला पपाया, वो पार्थिनोकार्पी से तैयार किया गया। तो पार्थिनोकार्प, इधर देखो, पार्थिनोकार्पी चाहे अपने आप हो, कुछ प्लांट में तो नेचुरली होती है, बनाना में नेचुरली होती है, लेकिन कुछ फ्रूट्स में हम जानबूझकर करते हैं। आप आर्टिफिशियली करें या नेचुरली हो, दोनों के करने के लिए प्लांट को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन प्लांट्स। आप सुने, अब सवाल ये है, आर्टिफिशियल में पार्थिनोकार्पी करते क्यों? दोस्तों, प्लांट्स में हम पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियली क्यों करते हैं, या क्यों करनी की जरूरत, क्या करने की जरूरत है?
पार्थिनोकार्पी करने की सबसे बड़ी वजह एक तो है पार्थिनोकार्पी करने से सीड गायब हो जाएगा, जिससे फ्रूट के अंदर पल्प की मिकदार बढ़ जाएगी, पल्प की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जरा सोचो, एक फ्रूट जानते हो कस्टर्ड एप्पल? कस्टर्ड एप्पल नहीं जानते, जिसको शरीफा कहते हैं? कस्टर्ड एप्पल, उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। अगर आपने कस्टर्ड एप्पल में पार्थिनोकार्पी करा दी तो सारे सीड गायब हो जाएंगे, उसके अंदर सिर्फ पल्प बचेगा। अब लीची की एक ऐसी वैरायटी तैयार कर ली गई है जिसमें गुठली नहीं है, सीड नहीं है, बगैर गुठली वाली लीची अवेलेबल है, वो पार्थिनोकार्पी से तैयार कर ली गई। इसके अलावा खजूर आप खाते हो, डेट्स, एक डेट एक खजूर की वैरायटी आती है, अगर आप लोग जानते हो, उसको कहते हैं बेदाना खजूर, बिना सीड वाली खजूर, वो पार्थिनोकार्पी से तैयार की गई। तो विदाउट सीड्स कोई भी फ्रूट मिले, पपाया भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, कोई भी फ्रूट बगैर सीड का मिलता है, दैट वी ऑब्टेन थ्रू द पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट मिलता हो, और ऐसा फ्रूट कहलाता है पार्थिनोकार्प या ओके। जोया मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस नहीं करना चाहेंगे? We are not willing to induce the पार्थिनोकार्पी। कौन सा ऐसा फ्रूट होगा जिसमें हम पार्थिनोकार्पी करने के लिए विलिंग नहीं होंगे, नहीं करना चाहेंगे, हरगिज नहीं करेंगे? कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके आप सिर्फ सीड्स खाते हो? पॉमीग्रेनेट, अनार, अनार का जो पार्ट आप खाते हो उसके सीड्स खाते हो। अगर आपने अनार में पार्थिनोकार्पी करी तो अंदर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, अंदर वाला सारा पार्ट सॉलिड हो जाएगा, इसलिए अनार में ये प्रोसेस कभी नहीं किया जाता। बाकी आप फ्रूट्स में कर सकते हैं। तो पार्थिनोकार्पी करने के दो फायदे हैं, एक पल्प की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और फ्रूट कम वक्त में तैयार हो जाता है। जो फ्रूट का टाइम था उससे कम वक्त में आपको फ्रूट मिल जाएगा अगर आप पार्थिनोकार्पी करते हैं। तो इस दो फायदे की वजह से पार्थिनोकार्पी की जाती है। कुछ प्लांट्स में नेचुरली होती है, कुछ में हम आर्टिफिशियली करते हैं, लेकिन चाहे आर्टिफिशियली हो चाहे नेचुरली हो, उसके लिए क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है?